नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेदर्द पिया। आज रूपा की शादी हो रही थी। उसकी शादी किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना रूपा की अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था। मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल हो रही थी। औरतें ठाके लगा रही थी। आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। बस खुश नहीं थी तो वो थी रूपा दुल्हन, जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहाँ ना जाने कौन होगा, किसके साथ वो उस घर में रहेगी। वहीं उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोली रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी। इतने अच्छे लड़के के साथ वो तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ, वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और फिर बोला, मेरी लाडो रानी, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती है। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जानवरों जैसा सुलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही बाहर से आवाज आई, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम भी तो देखें कि रूपा का दूल्हा कैसा दिखता है। यह सुनकर उसे आदमी ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि सबको लगे कि हमने अपना फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना। सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था अभिषेक मल्होत्रा। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम थे उसके। अभिषेक मल्होत्रा दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फोटोज शेयर करता रहता है। लेकिन फोटोज से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। बस लोग बदनाम कर रहे हैं और हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और बारात के आने का इंतजार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 5 फुट 9 इंच का अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था और वाइन कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन लोग तो उसे ऐसे देख रहे थे, देखकर ही खुश हो रहे थे मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। क्योंकि यह अभिषेक मल्होत्रा था, वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं है, या फिर ये लेकर नहीं आया अपने परिवार वालों को और रिश्तेदारों को। अभिषेक जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी रूपा को ये तक महसूस नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एकटक जमीन को निहार रही थी। तभी पास मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने कहा, बिटिया तुम काफी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से रूपा थोड़ी डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर रूपा की चाची अभिषेक मल्होत्रा की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने अभिषेक को देखते हुए कहा, बेटा आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए? क्या कोई परेशानी वाली बात है जो तुम अकेले ही आ गए हो? शादी ब्याह में तो घर वाले और रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन तुम तो अकेले ही आ गए हो, क्यों बेटा? अभिषेक ने अपना सेहरा को एक ओर करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अभिषेक के खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां रूपा से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं रूपा की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप बैठी रही और शादी होते हुए देखती रही। अभिषेक को अंदर लाया गया। अभिषेक ने एक नज़र रूपा को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद रूपा को भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए और उनकी शादी संपन्न हुई और अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा। तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो अभिषेक के चेहरे पर हंसी आई और ना रूपा के चेहरे पर। रूपा 5 फुट 5 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाता है और वो भी जैसे अपने आप में हो ही ना। खैर शादी हुई और अभिषेक रूपा को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में अभिषेक के ड्राइवर ने अभिषेक और रूपा दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं, क्योंकि आप भी अकेले ही शेरनी को लेने गए थे जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। लेकिन अभिषेक ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास, जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अभिषेक ने एक नज़र रूपा को देखा जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब अभिषेक ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। रूपा को ना अभिषेक से कोई फर्क पड़ रहा था ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के ख़त्म हो चुके थे। 14 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही है, लेकिन अब वो रोती नहीं है। जो होता है उसे सहती रहती है और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब उसे बिना बताए उसकी शादी भी कर दी गई थी। उसने इन 14 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है।
उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। थोड़ी देर बाद अभिषेक का घर आ चुका था। अभिषेक बाहर निकल गया, लेकिन रूपा तो अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आ गया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब अभिषेक ने रूपा को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा तो रूपा अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। उस गाड़ी में बैठा हुआ देखकर अभिषेक के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसने अभिषेक से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मेम साहब को। अभिषेक ने लड़के को रूपा को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर रूपा के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूपा ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर रूपा को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ी। अभिषेक उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने रूपा को चलने के लिए कहा तो रूपा चलते हुए अभिषेक के पास आ गई। जैसे ही रूपा अभिषेक की बगल में आकर खड़ी हुई तो अभिषेक उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, सौरभ इसे यहाँ के रूल और बाकी काम समझा दो, अगर इससे एक भी गलती हुई तो तुझे सजा मिलेगी। लड़का जिसका नाम सौरभ था उसने हाँ में सिर हिलाया तो अभिषेक वहाँ से चला गया। वहीं रूपा अभिषेक को इस तरह से हैरानी से जाते हुए देखने लगी। सौरभ ने रूपा को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। रूपा ने खाली नज़रों से सौरभ को देखा और अंदर ही अंदर उसे इज्जत भी दी है। जब सौरभ को रूपा के चेहरे पर कोई इम्प्रेशन नहीं दिखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए नहीं है। रूपा ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो सौरभ भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं, इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। सौरभ अब रूपा के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बोलते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो अभिषेक साहब ही यहाँ और अब आप हैं, और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं, शायद वो बीमार हैं, और आपको सुबह नाश्ते के लिए 9 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 9 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि अभिषेक सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। सौरभ ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने सारा काम रट रखा हो। रूपा अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। रूपा ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। सौरभ ने उसे उसके कमरे तक पहुँचा दिया और वापस चला गया। रूपा आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिशें रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था।
रूपा के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, ना ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। रूपा ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अभिषेक बाहर से एक कमरे में आ गया जहां एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। अभिषेक ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था, ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस अभिषेक को देख रहा था। तभी अभिषेक उठा और वहाँ से चला गया। अगले दिन ही रूपा की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात रूपा एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना ना खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन नींद कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। रूपा ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाजा बंद तो नहीं किया था, फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। रूपा यह सब सोचती सोचती खड़ी ही हुई थी कि अभिषेक उसके कमरे में आया तो रूपा अभिषेक को देखकर डर गई। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। रूपा अभी भी कल के जैसी ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नजरों को जमीन पर गड़ा कर खड़ी रही। अभिषेक ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था। उसने गरजती आवाज में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? सौरभ ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? लेकिन रूपा अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही तो अभिषेक ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन रूपा ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी थी। अभिषेक रूपा के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। रूपा वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही हो जाएंगी। अभिषेक ने रूपा के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तब भी रूपा की पलकें झुकी हुई थी तो अभिषेक ने उसके जबड़े को भींचकर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। चूंकि रूपा ने एक बार भी अभिषेक को नहीं देखा था, इसलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर अभिषेक का दीदार किया। जब उसने अभिषेक को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर से ये सब मजाक हो रहा था। रूपा अभिषेक को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब अभिषेक ने खुशी की आंखों को देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आंखें अभिषेक के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी अभिषेक से छुपा नहीं। थोड़ी देर के लिए तो अभिषेक रूपा की आंखों में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से रूपा के जबड़े को भींचकर खुद से दूर धकेल दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर रूपा हैरान सी अभिषेक को देखने लगी तो अभिषेक ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर किया और रूपा को घूरते हुए बोला, 20 मिनट है तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर नीचे आ जाओ। अगर देर की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूपा ने कोई हरकत नहीं की तो अभिषेक चला गया। अभिषेक के जाने के ठीक बाद सौरभ कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे सर को बताना पड़ा। लेकिन रूपा कुछ नहीं बोली तो सौरभ आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 4 मिनट तो वेस्ट भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रूपा हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी।
तो सौरभ ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में हैं, प्लीज ले लेट नहीं होना। सौरभ ने कहा। रूपा जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे, इसलिए कभी उसके कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर जल्दी जल्दी में उसने अपने कपड़े और जूड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक साधारण सी लड़की थी। उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद थे, ना ही उसे पहनने आते थे। इसलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जींस पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। अभिषेक के दिए वक्त से 4 मिनट लेट हो चुकी थी वो। अब वो रूपा के हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसलिए उसने अपने साधारण सी स्लीपर पहनी और बाहर चली आ गई। अभिषेक अब भी रूपा के इंतजार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर सौरभ की ओर घूरता रहा। तभी रूपा उसे आती हुई दिखाई दी, साधारण से कपड़ों में और बिना मेकअप के। सिर पर दुपट्टा लिए वो बेहद हसीन लग रही थी। रूपा की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। अभिषेक एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गई तो अभिषेक उठा और रूपा की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रूपा अभिषेक को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सजा देने वाला है। तभी अभिषेक ने सौरभ को इशारे से अपने पास बुलाया और उसकी गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, तुमसे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। सौरभ ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी सर। अभिषेक ने फिर से सौरभ के दूसरी गाल पर थप्पड़ रखकर कहा, तुझे 20 मिनट का वक्त दिया था ना, इतना लेट कैसे। सौरभ ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। रूपा ने जब अभिषेक और सौरभ को देखा तो वो अंदर ही अंदर कांप गई, क्योंकि उसकी गलती की सजा सौरभ को क्यों दी जा रही थी। रूपा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी अभिषेक फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग को बाहर फेंककर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार अभिषेक रूपा को देखकर बोला। रूपा उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से बेचारे सौरभ को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ ही रही थी कि तभी सौरभ अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। रूपा ने सौरभ को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो सौरभ को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। सौरभ रूपा के लिए पानी लेकर आया था। रूपा ने एक बार पानी को देखकर फिर सौरभ को देखा तो सौरभ मुस्कुराकर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपको पानी दे दूं। रूपा अभिषेक की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक ओर वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। रूपा के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी सौरभ ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। रूपा ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराशा से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं थी तो किसी की दोनों ही नहीं थी, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। रूपा ने मुंह बनाया तो सौरभ उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेज अभिषेक मल्होत्रा हैं, इसलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैम, तुम मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज। सौरभ ने रूपा से तपाक से बोली। सौरभ रूपा के मुंह को तकने लगा, क्योंकि रूपा की आवाज़ बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम, आप सर की वाइफ हैं तो आप मैम ही हुई ना।
सौरभ ने हैरानी भरे स्वर में बोला, नहीं, तुम मुझे दीदी बुलाया करो। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। रूपा ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब भूल जाएगी कि उसे क्या कहना है। यह सुनकर सौरभ के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो रूपा की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस एलईडी से पता चल जाएगा। सौरभ ने रिमोट लिया और एलईडी को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का? रूपा ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो सौरभ की नज़र 6 नंबर पर गई, जहां से रूपा ने ड्रेस लिया था। सौरभ ने एक चैनल चलाया और वहां से चला गया। कुछ देर में रूपा ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था, जो शायद उसने एलईडी से ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया। अब तो वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे अभिषेक मिल गया। अभिषेक ने रूपा को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो रूपा उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। अभिषेक ने दीवार पर हाथ रख दिया और रूपा के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेज रूपा मल्होत्रा। रूपा ने अभिषेक से नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर सौरभ उसकी वजह से मार खाए, इसलिए उसने इसे पहन लिया था। जब रूपा ने अभिषेक को नहीं देखा तो अभिषेक ने रूपा की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए। और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर अभिषेक ने रूपा को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रूपा की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि अभिषेक उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। रूपा ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर अभिषेक के पीछे पीछे चल पड़ी। अभिषेक आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया तो रूपा भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और अभिषेक बिना कुछ कहे उठकर चला गया। रूपा हैरानी से उसे देखती रह गई। रूपा वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर अभिषेक के आने का इंतजार करे। रूपा काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब अभिषेक नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सौरभ भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब सौरभ को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, कहीं अभिषेक ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। रूपा मन ही मन अपने आप में उलझी रह गई। अभिषेक सीधे अपने रूम में आया और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तभी रूपा की वो मासूम आंखें उसके ख्यालों में आ गई। अभिषेक ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है। अभिषेक ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। रूपा अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी सौरभ आया और शौक होते हुए बोला, दी, आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्या आप अनकंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? सौरभ को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। सौरभ बोला, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं ना, उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। रूपा चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? सौरभ हैरानी से, क्यों नहीं जाना था, चाहिए था क्या सर को? रूपा, नहीं, मेरा मतलब मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था उनका? इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? सौरभ बोला, हमारे सर ऐसे ही हैं, वो अपनी वाइफ को भी
सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते होंगे, इसलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप भी देख लेना। रूपा उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। सौरभ कुछ कहता उससे पहले ही रूपा ने मुंह फेर लिया तो वो चला गया। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि अभिषेक कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। अभिषेक रूपा के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में रूपा ने सोच लिया कि अभिषेक ने उससे नाम मात्र की शादी की है। उसे बस उसे परेशान करने में, उन लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। रूपा अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अभिषेक अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन अभिषेक नहीं आया। रूपा ने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। रूपा जैसे ही बाहर आई, उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि सौरभ के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठे हैं। रूपा थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा था तो कोई किसी तरह, साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 8 नौकर थे, जिनमें औरत नहीं थी, इसलिए रूपा ज़्यादा आगे नहीं गई। सौरभ यहाँ नहीं था तो रूपा उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी सौरभ उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो रूपा उसकी ओर बढ़ गई। सौरभ ने रूपा को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए थी? मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई? रूपा ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? सौरभ ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। रूपा ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहाँ क्या है? सौरभ, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। रूपा सौरभ की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। सौरभ ने रूपा को रोकने की कोशिश की, लेकिन रूपा तब तक आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, इसलिए सौरभ ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। रूपा ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहाँ बुक्स ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रही थी। रूपा की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक तो पढ़ने को मिलेंगी यहाँ। लेकिन रूपा बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। रूपा अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ रूपा जैसे ही कमरे में पहुंची, वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। रूपा दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे किए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रूपा ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई। तभी पीछे से सौरभ बोला, रुको दी। रूपा रुक गई तो सौरभ आगे बोला, आप वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्हें सख्ती से कहा गया है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। सौरभ के ये शब्द सुनकर रूपा को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर भी अभिषेक की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। रूपा के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब रूपा नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। घर के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, इसलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ रूपा को देख रहा था,
कुछ बोल नहीं रहा था। रूपा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए वो चुप थी। रूपा ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक अभिषेक आ चुका था। अभिषेक रूपा के ठीक पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। वहीं रूपा को इसका आभास तक नहीं था। रूपा ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी अभिषेक बोल पड़ा, तुम यहाँ किससे इजाज़त लेकर आई हो लड़की? अभिषेक की आवाज़ सुनते ही रूपा के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से उठ गई। अभिषेक ने फिर से एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? रूपा ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी अभिषेक ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैं बात करूं तब तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। रूपा ने अब भी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो अभिषेक ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे रूपा को दर्द होने लगा था। अभिषेक ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहाँ से। अभिषेक ने रूपा को खींचकर बाहर की ओर धकेल दिया। रूपा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने धुंधली नज़रों से दादाजी को देखा और वहाँ से चली गई। अभिषेक अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। इतना कहकर अभिषेक वहाँ से चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं धर्म सिंह मल्होत्रा, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी है? मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा ना समझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहाँ पड़ा पड़ा खुश हूँ। कभी इसके साथ ऐसा हो ना, तब पता चले इसे। कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फ़ोन या इंसान के तो कैसा लगता है, नालायक कहीं का। इधर रूपा अपने रूम में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सौरभ भी उसके पास खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूपा कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब अभिषेक यहाँ आने वाला है। अभिषेक के हर कदम और फैसले को सौरभ बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। अभिषेक अब रूपा के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे से जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे अभिषेक उसे रोते हुए नहीं देख पाया। अभिषेक रूपा के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर बोला, जब सौरभ ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? रूपा, जो अभिषेक की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। वो अभिषेक की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। बल्कि रूपा तो चाहती थी कि वो अभिषेक को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती,
लेकिन उसमें इतनी भी अक्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब रूपा कुछ नहीं बोली तो अभिषेक ने रूपा के कंधे पर हाथ रखा। तभी रूपा अभिषेक के हाथ पर आ गिरी। रूपा को अभिषेक ने संभालते हुए गोद में उठा लिया। रूपा की आंखें हल्की सी बंद थी। अभिषेक जिससे समझ गया कि रूपा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक अभिषेक ने रूपा को ध्यान से देखना शुरू किया। अभिषेक रूपा के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा लेकर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने अभिषेक से कहा, क्या बात है अभिषेक, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को। डॉक्टर अभिषेक का दोस्त ही था, इसलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था। अभिषेक ने एक नज़र घूरकर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज़्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने रूपा के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने अभिषेक को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। लेकिन अभिषेक कुछ नहीं बोला। तो डॉक्टर ने रूपा की नब्ज देखी तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर रूपा को चेक करने लगा। तभी अभिषेक बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना, दवा दे और जल्दी से काम खत्म कर। लेकिन डॉक्टर ने अभिषेक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी रूपा की आंखों को खोल कर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कन सुनता। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर चल। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयाँ लिखकर सौरभ को लाने को भेजा। सौरभ चला गया तो उसने अभिषेक की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफ़ी वक्त से है। वो इतनी कमज़ोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती है। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ आया है, बाकी जब वो होश में आएगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। अभिषेक को यह सब सुनकर जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि जो उसे रूपा के बारे में बताया गया था वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि रूपा बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया कि वो तनाव में है, वो किस वजह से वो तनाव में थी, उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। अभिषेक रूपा को समझने में एक बार फिर हार गया था। ये सभी बातें चल ही रही थी कि सौरभ आया तो डॉक्टर ने रूपा को कुछ इंजेक्शन दिए और अभिषेक से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। अभिषेक ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन रूपा को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी रूपा की ओर खींचा चला जा रहा था। वो जितना रूपा से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। अभिषेक सोफे पर बैठा रूपा को देख रहा था। उसे रूपा के चाचा की बात याद आई कि रूपा सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसलिए आप उसे पैसे दे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। अभिषेक के दिमाग में एक बार फिर रूपा के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद रूपा को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे अभिषेक ने उसे वहां से बाहर निकाला था। रूपा की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे।
वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके, इसलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर अभिषेक रूपा को छोड़कर ऑफिस आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में रूपा ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश ही कर रहा था उसे समझने की। ऑफिस में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने ऑफिस से बाहर निकला और ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला और सीधा घर आ गया। आते ही वह सीधा रूपा के कमरे में गया और जाकर उसे पूछने लगा कि एक बात मुझे साफ साफ बताना, आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें इतना बुखार क्यों हो गया? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? रूपा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर दोबारा से अभिषेक ने रूपा से पूछा तो रूपा जोर जोर से रोने लगी। रूपा को ऐसे रोता हुआ देखकर अभिषेक का दिल भी पसीज गया और वह रूपा को प्यार से पूछने लगा, देखो रो मत, रोने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पैसे ही चाहिए थे ना, वह तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए हैं, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? पैसे की बात सुनकर रूपा कहने लगी, पैसे? कौन से पैसे? मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। आखिर आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए? अभिषेक कहने लगा, तुम्हारे चाचा ने मुझे कहा था रूपा पैसे के लिए किसी से भी शादी कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। तुमने पैसे के लिए ही तो मुझसे शादी की थी, जो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। फिर तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? उसकी बात सुनकर रूपा हैरान हो गई, क्योंकि रूपा को तो कुछ भी पता ही नहीं था। उसके चाचा ने रूपा को पैसे के बारे में तो कुछ भी बताया ही नहीं था। रूपा ने कहा, अच्छा तो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। मेरे चाचा ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी, जबकि वह तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं। मेरे चाचा और चाची, मेरी बहन मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते थे, घर का सभी काम भी मुझसे ही करवाते थे। 14 साल पहले मेरे माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से मेरे चाचा ने ही मुझे अपने घर में रख लिया था। तब से लेकर आज तक वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते रहे हैं कि मुझे अब किसी के भी ऊपर भरोसा तक नहीं रहा। और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, आप भी मुझे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। मुझे आपकी बातें भी समझ में नहीं आती। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतना नाराज रहते हो? उसकी बातों को सुनकर अभिषेक मल्होत्रा के होश उड़ गए थे। फिर अभिषेक कहने लगा, तुम्हारे चाचा ने तो मुझे यह भी कहा था कि रूपा एक बहुत ही बोल्ड लड़की है, वह किसी से प्यार भी नहीं करती, सिर्फ अपने आप से मतलब रखती है। इसलिए जब तुम किसी की परवाह करती हो तो मुझे वह सब नाटक लगता है, एक दिखावा लगता है। नहीं, मैं कोई नाटक नहीं करती, ना ही कोई दिखावा करती हूँ। मेरे चाचा ने आपको जो भी कुछ कहा है एकदम झूठ कहा है, क्योंकि मेरे चाचा मुझसे नफरत करते हैं। पैसे के लिए वह मेरी शादी किसी के भी साथ कर सकते थे। उन्हें मेरी जिंदगी की खुशी से कोई वास्ता नहीं था। वह तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन आपने अपने दादाजी को कमरे में बंद करके क्यों रखा है? वह भी इंसान है। आपने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा है। रूपा की बातें सुनकर अभिषेक मल्होत्रा की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी अब उतर गई थी। उसे अब रूपा पर प्यार आने लगा था और अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था
क्योंकि उसे जैसा रूपा के बारे में बताया गया था वैसी वह बिल्कुल भी नहीं थी। वह सबकी परवाह करने वाली और सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। इसलिए अभिषेक मल्होत्रा ने रूपा से कहा, रूपा मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा। अभिषेक मल्होत्रा की बातों को सुनकर रूपा एक राहत की सांस आई और उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू टपकने लगे। आज यह आंसू खुशी के थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए अभिषेक मल्होत्रा ने कहा, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इन्हें साफ करो। जितने आंसू बहाने थे तुम बहा चुकी हो। अब मिस अभिषेक मल्होत्रा हो और मेरी प्यारी सी पत्नी हो, जिसे मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। आज के बाद तुम कभी भी रोना मत। इतना कहकर अभिषेक ने रूपा को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी खुशी भी। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। अभिषेक मल्होत्रा की बातों को सुनकर रूपा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। जिस खड़ूस लड़के से उसकी शादी हुई थी वह एक बहुत ही अच्छा हमसफर भी हो सकता है। उसके बाद से रूपा को अपने जीवन में इतनी खुशियाँ मिली कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।